गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में आज फिर से एक नया टॉपिक और ये लास्ट टॉपिक है आपका लेसन 2 का। लेसन 2 का ये लास्ट टॉपिक है। तो आइए जानते हैं आज क्या हम आपके टॉपिक लेके आए हैं। पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। आज हम आपको बताएंगे क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण क्या होता है। ठीक, पर परागण की विधियां बताएंगे, पर परागण की युक्तियां बताएंगे कि कौन कौन सी युक्तियां होती हैं पर परागण में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे वीडियो मिलते रहें। तो चलिए आइए जानते हैं पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए, पर परागण पिछले वीडियो में आपने स्वपरागण पढ़ा था। ठीक, पहले परागण पढ़ा और फिर उसके बाद स्वपरागण पढ़ा। अब इस वीडियो में पर परागण के विषय पढ़ेंगे। तो पर परागण होता क्या है। ठीक, पर परागण का मतलब होता है कि जैसे एक कोई पौधा यहाँ पर है, ठीक, उस पर पुष्प लगे हैं और एक कोई पौधा किसी दूसरे स्थान पर उगा हुआ है लेकिन उसी जाति का, जाति वही होनी चाहिए। तो एक कोई पौधा एक जाति का यहाँ पर उगा हुआ है और उसी जाति का कोई पौधा किसी दूसरे स्थान पर उगा हुआ है। तो इस पौधे के परागकण, जो पुष्प में परागकण होंगे, तो इस पौधे के परागकण जो पौधा दूसरी जगह उगा हुआ है उस पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। तो इस पौधे के परागकण जब दूसरे उसी जाति के पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे तो इस क्रिया को पर परागण कहते हैं। ठीक, तो वही परिभाषा लिखी हुई है कि पर परागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे, मतलब दो पौधे हैं, जैसे एक पौधा यहाँ पर है एक पौधा यहाँ पर है, तो इसके परागकण उड़कर दूसरे पौधे पर पहुंचेंगे। ठीक, तो पर परागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो इस क्रिया को पर परागण कहते हैं। ठीक, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। और इसमें जो पुष्प होता है वो एक लिंगी भी हो सकता है और द्विलिंगी भी हो सकता है। जो पुष्प होता है वो एक लिंगी भी हो सकता है और द्विलिंगी भी हो सकता है। तो ये हो गई पर परागण की परिभाषा। अब देखिए, पर परागण अगर करना है तो उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, पुष्प में कुछ युक्तियां होती हैं। अगर वो युक्तियां नहीं होंगी तो फिर उसमें स्वपरागण हो जाएगा। स्वपरागण हो सकता है, हो जाएगा नहीं बल्कि हो सकता है। ठीक, जरूरी नहीं कि स्वपरागण उसमें हो ही जाए, लेकिन स्वपरागण हो सकता है। तो स्वपरागण ना हो और जो पौधे होते हैं उनके पुष्पों में स्वपरागण ना हो तो उसके लिए उस पौधे में पर परागण के लिए कुछ युक्तियां होती हैं, कुछ टेक्निक होती है, कुछ तरकीबें होती हैं। तो वो हम तरकीबों को जानेंगे, उन युक्तियों को जानेंगे। तो सबसे पहला आता है एक लिंगता, यूनिसेक्सुअलिटी। एक लिंगता में क्या होता है कि जो पौधा होता है, पौधे में जैसे कोई पौधा, एक पौधा है, उस पर जो पुष्प लगे होंगे, पौधा एक ही रहेगा, उसके पुष्प अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि एक पुष्प नर हो और एक पुष्प मादा हो। ठीक, एक फ्लावर जो होता है मेल हो सकता है, एक फ्लावर फीमेल हो सकता है। तो पौधा एक ही हो सकता है, उसके फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों अलग अलग हो सकते हैं। तो इसे बोलते हैं एक लिंगता। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि जो उसके ऊपर के जो फ्लावर हैं वो मादा फ्लावर है, मतलब फीमेल फ्लावर है, और जो उसके नीचे के फ्लावर हैं वो मेल फ्लावर हैं। तो मतलब ऐसी व्यवस्था होती है उनमें कि वो होते एक ही पौधे पर हैं, मतलब पुष्प नर और मादा पुष्प लगते एक ही पौधे पर हैं, लेकिन वो इस व्यवस्था में लगते हैं कि उनमें केवल पर परागण ही हो पाए, स्वपरागण ना हो पाए। तो इस क्रिया को यूनिसेक्सुअलिटी, एक लिंगता कहते हैं। ठीक, तो लिंगता आप समझ गए होंगे कि पौधा एक है, उस पर जो फूल लगेंगे तो वो फूल या तो नर हो सकता है या मादा हो सकती है। अगर नर मादा दोनों हैं तो उस पर क्या होगा कि नर हो सकता है कि ऊपर हो, मादा नीचे हो, या मादा का फ्लावर ऊपर हो और नर का फ्लावर नीचे हो। तो इस प्रकार से उस पौधे में एक लिंगता प्रदर्शित हो जाती है। ठीक, यूनिसेक्सुअलिटी हो जाती है।
अब दूसरा आता है स्वबंधता, सेल्फ स्टेबिलिटी। स्वबंधता, सेल्फ स्टेबिलिटी क्या होता है स्वबंधता? स्व माने होता है स्वयं, बंधता माने बंध हो जाना। क्या होता है कि जैसे कोई पौधा है और उसमें फ्लावर लगे हुए हैं, ठीक, कोई पौधा है उसमें फ्लावर लगे हुए हैं, अगर किसी फ्लावर के, किसी पुष्प के परागकण, किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए, पौधा एक, फ्लावर भी एक, उस फ्लावर में, उस पुष्प में पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब गिर जाएंगे तो जो परागकण गिरेंगे वो अंकुरित नहीं होंगे, अर्थात उनका जर्मिनेशन नहीं होगा, जिस कारण से उसमें निषेचन की क्रिया उन परागकणों के द्वारा नहीं हो पाएगी। तो इस क्रिया को स्वबंधता कहते हैं। ठीक, तो आप समझ गए स्वबंधता क्या होता है कि पौधा है, उस पर बहुत ढेर सारे पुष्प लगे हैं और उस पुष्प के किसी पुष्प के परागकण अगर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेंगे तो वो अंकुरित नहीं होंगे, अंकुरित नहीं होंगे तो उसमें निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी, और तो इस क्रिया को कहते हैं स्वबंधता। एग्जाम्पल है इसका आलू और तंबाकू। ठीक, आलू और तंबाकू ऐसे होते हैं जिसमें स्वबंधता पाई जाती है। फिर दूसरा आता है स्वदूषण। स्वदूषण का मतलब क्या होता है कि जब किसी पुष्प के परागकण, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेंगे तो वो एक विष का काम करते हैं। जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो वो एक विष का काम करते हैं, जिस कारण से जो पुष्प होता है वो सूख जाता है और उसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। इस क्रिया को स्वदूषण या सेल्फ पॉइजनिंग कहते हैं। इसका उदाहरण है ऑर्किड। क्या है इसका उदाहरण? ऑर्किड इसका उदाहरण होता है। अगला आता है पृथक या भिन्न काल पक्वता। पृथक पक्वता या भिन्न काल पक्वता क्या आता है? पृथक पक्वता या भिन्न काल पक्वता। ठीक, और जैसा कि हमने स्वपरागण जाना था समकाल पक्वता, इसमें पृथक या भिन्न काल पक्वता, इसमें क्या होता है कि जो नर होंगे और जो मादा होगी, तो फ्लावर एक हो सकता है, पौधा भी एक हो सकता है, तो उसमें जो नर होंगे और जो मादा होगी, तो जो नर जननांग जो परागकोश होगा उसका परिपक्वन पहले हो सकता है मादा जायान की अपेक्षा, या कहें बीजांड की अपेक्षा, अंडाशय की अपेक्षा। ठीक, तो जो नर जननांग होगा अर्थात जो परागकोश होंगे वो अंडाशय की अपेक्षा पहले परिपक्व हो जाएंगे, अभी अंडाशय परिपक्व नहीं हो पाएगा, या ऐसा हो सकता है कि पहले अंडाशय परिपक्व हो जाए उसके बाद में जो परागकोश परिपक्व हो। ठीक, तो दोनों जो परागकोश और अंडाशय, ठीक, दोनों एक साथ परिपक्व नहीं होंगे, परागकोश और अंडाशय दोनों एक साथ परिपक्व नहीं होंगे। इस कारण इसे पृथक पक्वता या भिन्न काल पक्वता या इंग्लिश में इसे डिचोगैमी कहते हैं। ठीक, तो ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, पूर्व कुपक्वता या प्रोटैंट्री। ठीक, और दूसरा आता है पूर्व स्त्री पक्वता, प्रोटोगैमी। ठीक, तो ये दो प्रकार की होती है। अब आता है पूर्व कुपक्वता, मतलब इसका मतलब ये होता है कि परागकोशों का परिपक्वन, जो परागकोश है उनका परिपक्वन अंडाशय से पहले हो जाए। जो परागकोश है उनका परिपक्वन अंडाशय से जब पहले हो जाएगा तब उसे कहेंगे पूर्व कुपक्वता। और इसमें क्या होगा, परागकोश से जो परागकण बनेंगे वो जब तक अंडाशय परिपक्व होगा तब तक वो पूरे निकलकर परागकोशों से बिखर चुके होंगे, अर्थात स्वपरागण की क्रिया नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार से पूर्व स्त्री पक्वता का होता है कि इसमें जो परागकोश होते हैं, परागकोशों से पहले अंडाशय परिपक्व हो जाता है, और अंडाशय जब परिपक्व हो जाता है तो इस क्रिया को पूर्व स्त्री पक्वता या प्रोटोगैमी कहते हैं। तो ये हो गई परागकण के लिए युक्तियां। अब अगला आता है परागकण की विधियां। तो जो परपरागण है, परपरागण की कितनी विधियां होती हैं? तो परपरागण की 3 विधियां होती हैं। ठीक, परपरागण की 3 विधियां होती हैं। पहला वायु परागण, इसे बोलते हैं एनिमोफिली। दूसरा जल परागण, इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोफिली।
तीसरा आता है जन्म परागण, इसे इंग्लिश में कहते हैं जूफिली। तो पहले हम एक एक परागण को जानेंगे कि वायु परागण क्या होता है, वायु परागण की विशेषताएं क्या है, वायु परागण के लिए आवश्यकता कार्य की है। तो पहले जानते हैं वायु परागण। देखिए जो वायु परागण होता है, जैसे जो परागकण बनेंगे तो हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंच जाएंगे, ठीक। तो ये वायु परागण हो जाएगा। लेकिन वायु परागण अगर करना है तो उसके लिए कुछ विशेषताएं होती हैं उनमें। तो क्या विशेषताएं होती हैं तो जानते हैं। देखिए जब वायु परागण होता है तो वायु परागण के लिए जो पुष्प होते हैं, ऐसे पुष्प कैसे होते हैं, ऐसे पुष्प रंगहीन, गंधहीन, मकरंदहीन होते हैं। देखिए उसमें कोई कलर नहीं होता है क्योंकि कलर की आवश्यकता नहीं होती है। जो रंग, गंध और जो मकरंद होता है ये केवल कीटों को आकर्षित करने के लिए होता है कि हम जो है रंग, गंध, मकरंद ये सब पाया जाएगा तो इससे उस फ्लावर पर कीट ज्यादा आकर्षित होंगे। लेकिन जब हमें परागण, वायु परागण कराना है तो इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें तो कीटों को आकर्षित ही नहीं करना है। तो जिस कारण से इसमें क्या होता है, इस ऐसे जो पुष्प होते हैं, जो वायु परागित पुष्प होते हैं, तो उनमें रंगहीन, गंधहीन और मकरंदहीन होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि वायु परागित पुष्प रंगहीन, गंधहीन, मकरंदहीन होते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जो वायु परागित पुष्प होते हैं वो छोटे होते हैं और एक लिंगी होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, वायु परागित पुष्प छोटे होते हैं और एक लिंगी होते हैं, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि पर परागण, जो वायु परागण है तो उसमें जो परागकण है अधिक संख्या में बनते हैं। देखिए जैसे अगर कोई फ्लावर यहाँ पर है, कोई पेड़ यहाँ पर है और इसको कहीं दूर दूसरे पुष्प पर परागकण भेजने हैं, तो मान लीजिए अगर 4 परागकण बने तो जरूर नहीं कि वो 4 परागकण उड़कर उस दूसरे पौधे तक पहुंच जाए, क्योंकि वो बीच में गिरकर नष्ट हो सकते हैं या कहीं भी वो वहां तक पौधे तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि जब वायु परागण या वायु परागण होता है तो वायु परागण में बहुत से असंख्य अरबों खरबों की संख्या में परागकण बनते हैं, ताकि अरबों खरबों की संख्या में जब परागकण बनेंगे तो उनमें से अगर बहुत से नष्ट भी हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ परागकण किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे, ठीक। तो इसलिए क्या होता है कि जो परागकण होते हैं वो अधिक संख्या में बनते हैं। अगला पॉइंट आता है कि वायु परागित पुष्पों का जो वर्तिकाग्र होता है वो लंबा होता है। अगला पॉइंट क्या है, वायु परागित पुष्पों का जो वर्तिकाग्र होता है वो लंबा होता है। अब देखिए वर्तिकाग्र लंबा होता है तो क्यों, जैसे वर्तिकाग्र जब लंबा होगा, ठीक, तो फ्लावर से ऊपर निकला होगा वर्तिकाग्र, और जब वायु के साथ जब परागकण वहां से बहुत तेजी के साथ गुजरेंगे वायु में, मतलब वायु के साथ, हवा के साथ, तो क्या होगा कि जो परागकण है वो उस पराग वर्तिकाग्र पर आसानी से चिपक जाएंगे। अगर यही वर्तिकाग्र जो होगा अंदर होगा तो क्या होगा, परागकण वायु के साथ ऊपर से निकल जाएंगे और वर्तिकाग्र पर नहीं चिपक पाएंगे, ठीक। तो जिस कारण से क्या होता है कि जो वायु परागित पुष्प होते हैं तो उनका जो वर्तिकाग्र होता है वो पुष्प के बाहर निकला होता है और लंबा होता है, ठीक। तो इसका उदाहरण क्या है, गेहूं, धान, मक्का। तो इस प्रकार से जो ये विशेषताएं हैं ये वायु परागित पुष्पों की हैं, अर्थात एनिमोफिली है, ठीक। अब दूसरा आता है जल परागण। जल परागण, हाइड्रोफिली, जल परागण, ठीक। जल परागण क्या होता है कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जल में पाए जाते हैं, तो जल में पाए जाने वाले पौधों में जल परागण की क्रिया होती है, उनमें भी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो आइए जानते हैं उनकी विशेषताओं के बारे में। तो पहली विशेषता है कि जो जल परागित पुष्प होते हैं, देखिए जल परागण क्या होता है कि जो परागकण है वो तो जल के माध्यम से एक पौधे से दूसरे पौधे तक जाएंगे, तो क्या इसमें इसके लिए कीटों की कोई आवश्यकता पड़ेगी क्या, तो कोई आवश्यकता नहीं है। और जो रंग, गंध, मकरंद, सुगंध जो भी चीजें होती हैं वो केवल कीटों को आकर्षित करने के लिए होती हैं। लेकिन जब हमारे परागकण केवल जल के माध्यम से बहकर ही जाएंगे तो इन सब की आवश्यकता क्या होगी। तो इसीलिए इसमें भी क्या पहला पॉइंट क्या है कि जल परागित पुष्प छोटे, रंगहीन, गंधहीन और मकरंदहीन होते हैं। पहला पॉइंट क्या हो गया कि जल परागित पुष्प छोटे, रंगहीन, गंधहीन और मकरंदहीन होते हैं, ठीक। फिर दूसरा आता है कि जल परागण के जो जल परागण जिनमें होता है पुष्पों में, तो उनके जो परागकण होते हैं वो हल्के होते हैं, क्योंकि अगर परागकण हल्के नहीं होंगे, भारी होंगे तो डूब जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो जो दूसरा पॉइंट है वो है कि जल परागित पुष्प के परागकण हल्के होते हैं। जल परागित पुष्प
के जो पुष्प के परागकण होते हैं वो हल्के होते हैं, और जो ऐसे परागकण होते हैं इनके ऊपर मोमीय परत होती है। मोमीय मतलब पन्नी नहीं, पॉलीथीन नहीं, इनके मतलब होता है कि जैसे जो मोम जैसा, जैसे अपने शरीर पर तैलीय ग्रंथियां पाई जाती हैं तो वैसे ही इनके परागकणों के ऊपर तैल जैसी, मोम जैसी संरचना का एक लेप होता है। मोम जैसी संरचना का एक लेप होता है। तो इसीलिए ऐसे परागकण के ऊपर क्या कहते हैं कि उनके ऊपर मोमीय परत पाई जाती है, मोम की परत पाई जाती है। अब ये परत होती क्यों है, दिमाग में प्रश्न आएगा कि ये परत क्यों होती है। देखिए, ये परत इसलिए होती है क्योंकि जल परागित जो परागकण होंगे वो परागकण अगर जल में पड़े रहेंगे काफी समय तक तो वो सड़ गल कर नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जब उनके ऊपर मोमीय परत चढ़ी रहेगी, जब मोमीय परत होगी तो उनकी सतह पर पानी का प्रभाव बहुत ही कम मात्रा में पड़ेगा, जिस कारण से वो इतनी जल्दी से सड़ गल के समाप्त नहीं होंगे। तो जिस कारण से उनके जो परागकण होते हैं उन पर मोमीय परत होती है। इसका उदाहरण जैसे हाइड्रिला है, वैलेसनेरिया है, सीरोटोफिलम है, तो ये इस प्रकार से ऐसे पौधे हैं जिनमें जल परागण होता है। ठीक, फिर अगला आता है जंतु परागण जूही। तो जो जंतु परागण होता है वो कीटों द्वारा होता है, पक्षियों द्वारा होता है, चमगादड़ द्वारा होता है, घोंघों द्वारा होता है। ठीक, तो इस प्रकार से जंतु परागण बहुत से जीवों के द्वारा होता है। तो जंतु परागण की विशेषताएं क्या होती हैं, देखिए अब हमको कीटों को आकर्षित करना है। फूल क्या करेंगे, पौधे के जो फूल होंगे वो कीटों को अपनी आकर्षित करेंगे, तो उससे फूलों को जो फूल होंगे कीटों को जब आकर्षित करेंगे तो उसके लिए फूलों में क्या विशेषताएं होनी चाहिए। देखिए, पहला है कि पुष्प बड़े हों। ठीक, पुष्प बड़े हों अर्थात दूर से ही दिखाई पड़े, पुष्प बड़े हों, रंगीन हो, कलरफुल हो, बढ़िया कलरफुल होना चाहिए, रंगीन होते हैं, सुगंधित होते हैं और मकरंद युक्त होते हैं। क्योंकि अगर ये सारी विशेषताएं होगी तो कीट क्या होंगे, उनकी तरफ, पुष्प की तरफ आकर्षित होंगे, और जब पुष्प की तरफ आकर्षित होंगे तो जो परागकण होंगे वो कीटों के या पक्षियों के उनके पैरों या उनके शरीर से चिपक जाएंगे और वो परागकण किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। तो इसलिए जो जंतु परागण में क्या होता है कि ऐसे पुष्प कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं, सुगंधित होते हैं और मकरंद युक्त होते हैं। ठीक, अब क्या होता है कि जो जब जंतु परागण होता है तो जंतु परागण में जो परागकण होते हैं, जंतु परागण में जो परागकण होते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है कि जंतु परागण में जो परागकण होते हैं वो संख्या में कम और चिपचिपे और स्पाइनी होते हैं। संख्या में कम परागकण कैसे होते हैं, संख्या में कम, चिपचिपे और स्पाइनी होते हैं। तो इससे होता क्या है कि अगर परागकण चिपचिपे होंगे तो कोई कीट आएगा और उस पर बैठेगा तो उसके पैरों में वो परागकण चिपक जाएंगे। स्पाइनी होते हैं, स्पाइनी क्योंकि उसमें कांटे जैसे निकले होते हैं, तो अगर कोई पशु पक्षी या कोई भी निकलेगा तो उनके शरीर से वो परागकण चिपक जाएंगे, अपने स्पाइन, अपने कांटों के द्वारा चिपक जाएंगे और वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाएंगे। तो इसके उदाहरण कौन कौन से, जैसे अंजीर है, भूरा है, रैफ्रीशिया है। ठीक, तो इस प्रकार से जो ये पुष्प होते हैं तो ये जंतु परागण में होता है। कुछ कंपटीशन वगैरह में या कुछ पेपरों में कुछ एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जैसे जो कीटों द्वारा जो परागण होता है तो उसे क्या कहते हैं, पक्षी द्वारा जो परागण होता है तो उसे क्या कहते हैं, घोंघा द्वारा जो परागण होता है उसे क्या कहते हैं, चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, कीटों द्वारा जो परागण होता है, कीटों द्वारा जो परागण होता है उसे क्या कहते हैं, एंटोमोफिली। क्या कहते हैं, कीटों द्वारा जो परागण होता है उसे क्या कहते हैं, एंटोमोफिली, एंटोमोफिली, एंटोमोफिली। ठीक, फिर दूसरा है जो पक्षी द्वारा परागण होता है, जो पक्षी द्वारा परागण होता है उसे क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली। क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली। फिर जो घोंघा होते हैं तो घोंघा के द्वारा जो परागण होता है उसे कहते हैं मेलैकोफिली। क्या कहते हैं, मेलैकोफिली। क्या कहते हैं, मेलैकोफिली कहते हैं। अब जो चौथा आता है चमगादड़, तो चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं किरैप्टेरोफिली। क्या कहते हैं, किरैप्टेरीफिली, किरैप्टेरीफिली। क्या कहते हैं, किरैप्टेरीफिली। चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है उसे क्या कहते हैं, किरैप्टेरीफिली, किरैप्टेरीफिली कहते हैं।
ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़िए, वो विकल्प प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज से आपका दूसरा चैप्टर समाप्त होता है। अब कल से हम नया तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे, मानव जनन तंत्र। ठीक, उसमें मानव जनन तंत्र में हम पहले सब कुछ बताएंगे आपको। तो आज के लिए बस लास्ट टॉपिक इतना ही था। आज से आपका दूसरा चैप्टर समाप्त होता है। तो उम्मीद है कि ये दूसरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो बाकी अब कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू।